नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान में मैं क्षेत्रवाद के बारे में चर्चा करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म की अवधारणा क्या है, इसके बारे में इस व्याख्यान में प्रमुखतया चर्चा की जाएगी। इस व्याख्यान में क्या क्या शामिल है? इस व्याख्यान में सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रीजनलिज्म की अवधारणा या सिद्धांत क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि रीजनलिज्म में जो रीजन शब्द है, ये जो क्षेत्र शब्द है, इस क्षेत्र का क्या अर्थ है। फिर हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रीजनलिज्म के कौन कौन से टाइप्स या प्रकार हैं। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रीजनलिज्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, और अंत में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि रीजनलिज्म से जुड़े हुए प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन से हैं और उन सिद्धांतकारों ने रीजनलिज्म की अवधारणा में अपना योगदान किस तरीके से दिया। रीजनलिज्म इन आईआर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की अवधारणा को क्षेत्रों की दुनिया के रूप में यानी वर्ल्ड ऑफ रीजन्स के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। यह जो अवधारणा है क्षेत्रवाद की, यह रीजनल इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई अवधारणा है, क्षेत्रीय एकीकरण से जुड़ी हुई अवधारणा है, जिसका मतलब यह है कि एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत जब कुछ इकाइयां मिलकर के अपने कॉमन हितों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तब उसको रीजनल इंटीग्रेशन या वर्ल्ड ऑफ रीजन्स या रीजनलिज्म के रूप में जाना जाता है। ये कॉमन इंटरेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये कॉमन इंटरेस्ट सुरक्षा को लेकर के हो सकते हैं। राज्यों का जो सुरक्षा है, राज्यों की जो रक्षा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको लेकर के कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं। उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो सुरक्षा, राजनीतिक, आर्थिक आदि कारणों को लेकर के किसी कॉमन जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत जो नेशन स्टेट है, वो जब एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर सहयोग करते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं और सहयोग के माध्यम से आगे के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो इस तरह की अवधारणा या सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म या रीजनल इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। रीजनलिज्म की जो अवधारणा या रीजनल इंटीग्रेशन की जो अवधारणा है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रवाद के अंतर्गत जो क्षेत्र शब्द है, यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है? तो यूं कहा जा सकता है कि ये रीजन या क्षेत्र राष्ट्र राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में इनको देखा जा सकता है। एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत इनको रेखांकित किया जा सकता है। तो क्षेत्रवाद की अवधारणा को राष्ट्र राज्य की उत्तराधिकारी अवधारणा या वैश्वीकरण के विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। वहीं रीजनलिज्म की अवधारणा के अंतर्गत रीजनल लेवल पर जो नेशन है वो आपस में मिलकर के अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए सहयोग करते हैं। तो क्षेत्रवाद में जो क्षेत्रीय पहचान है या क्षेत्र है, यह राष्ट्र राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में भी उभरे हैं और ग्लोबलाइजेशन के विकल्प के रूप में भी उभरे हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति होती है और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। हम देखें तो 1950 के दशक में और 1970 के दशक में यह क्षेत्रीय संगठनों का जो भार है वो तेजी से होता है और आगे चल करके 80 और 90 के दशक में ट्रेड ब्लॉक के रूप में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, जिसको हम न्यू रीजनलिज्म की अवधारणा के रूप में भी रेखांकित करते हैं। यानी 1945 के बाद में
दुनिया के अंतर्गत रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षेत्रीय संगठनों का उभार हुआ, जो कि 1980 और 90 के दशक के बाद में तेज गति से विकसित हुए। 1980 और 90 के दशक में जो ये रीजनलिज्म की अवधारणा विकसित हुई, उसको क्या कहा गया? न्यू रीजनलिज्म कहा गया, नया क्षेत्रवाद कहा गया। तो पुराना क्षेत्रवाद और नया क्षेत्रवाद, इन दोनों अवधारणाओं में अगर हम टेक्निकली अंतर करें तो जो ओल्ड रीजनलिज्म के अंतर्गत कॉमन इंटरेस्ट कई तरह के थे, सुरक्षा को लेकर के भी थे, पॉलिटिकल भी थे, इकोनॉमिक भी थे, ये तीनों तरह के मुद्दे थे। लेकिन न्यू रीजनलिज्म के अंतर्गत हम प्रमुखतया किसकी बात करते हैं? केवल और केवल इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के 1980 और 90 के दशक में रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की स्थापना तेज गति से हुई। तो यह जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र प्रमुखतया कौन सा क्षेत्र था? यह क्षेत्र प्रमुखतया आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रीजनल लेवल पर सहयोग था। इसी को ही न्यू रीजनलिज्म की अवधारणा कहा गया। अब हम ये देखेंगे कि क्षेत्रवाद की परिभाषा या अर्थ क्या है। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय का सिद्धांत या अभ्यास है, जिसमें कई राज्य शामिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रवाद की अवधारणा या सिद्धांत ऐसी अवधारणा या सिद्धांत है जो किसकी बात करता है? जो ये बात करता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जो भी राष्ट्र राज्य है, जब वे राष्ट्र राज्य अपने सामाजिक हितों को लेकर के, आर्थिक हितों को लेकर के, राजनीतिक हितों को लेकर के इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन मिलकर के करते हैं, सामंजस्य स्थापित करके करते हैं, तो इस तरह के सिद्धांत या जो व्यवहार के अंतर्गत इस सिद्धांत को लागू करने की प्रक्रिया, जिसको अभ्यास कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद की अवधारणा कहते हैं। तो क्षेत्रवाद का अर्थ क्या हुआ? क्षेत्रवाद का अर्थ हुआ कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के समन्वय का सिद्धांत या इसको व्यवहारिक धरातल पर लागू करने का प्रयास करना। और ये लागू करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? नेशन स्टेट के अंतर्गत ही किया जाता है। दुनिया के एक ही क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग या एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्रवाद कहलाती है। इस क्षेत्रवाद की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, वो किस तरह की है? वो ट्रांसनेशनल है। ट्रांसनेशनल का मतलब क्या हुआ? ट्रांसनेशनल का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र राज्यों से ऊपर है, यानी एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्यों के साथ में मिलकर के, या उस भौगोलिक एरिया के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र राज्य है, वो सभी मिलकर के आपस में सहयोग करते हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ट्रांसनेशनल प्रवृत्ति कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद की ट्रांसनेशनल रीजनलिज्म के रूप में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यानी राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रीजनल लेवल पर आपस में सहयोग या समन्वय करते हैं। इस रीजनलिज्म के अंतर्गत यह जो रीजन शब्द है, क्षेत्र शब्द है, इसका क्या अभिप्राय है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रीजन या क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास करें तो यह एक कंट्रोवर्शियल अवधारणा है, विवादास्पद अवधारणा है। किसी ठोस परिभाषा के ऊपर पहुंचना मुश्किल है कि रीजन किसको कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ आंसर है वो रीजन यानी क्षेत्र की परिभाषा को लेकर के दिए जा सकते हैं। पहला विचार यह है कि रीजन या क्षेत्र का अभिप्राय है कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल एरिया, यानी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को, एक विशेष ज्योग्राफिकल एरिया को रीजन के रूप में रेखांकित किया जा सकता है, या एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम क्षेत्र के रूप में पहचान सकते हैं, उसको क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम मानचित्रों को देखें, ग्लोबल मैप को देखें, तो हम महाद्वीपों के रूप में क्षेत्रों की पहचान है वो कर सकते हैं। जैसे हम रीजनलिज्म में रीजनल इंटीग्रेशन के अंतर्गत देखें तो रीजन
इस तरीके से अगर हम एक ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में परिभाषित करें तो रीजन का पहचान किससे हो सकती है, महाद्वीपों के रूप में हो सकती है। जैसे यूरोप के अंतर्गत यूरोपीय संघ का नाम का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीका के अंतर्गत अफ्रीकी संघ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका के अंतर्गत अमेरिकी राज्यों का संगठन है। तो ये एक तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कौन शामिल है, यूरोप के देश यूरोपीय संघ में शामिल है। तो यूरोप क्या हुआ, यूरोप एक तरह का रीजन हुआ, क्षेत्र हुआ। अफ्रीकी संघ में कौन शामिल है, अफ्रीकी देश शामिल है। तो अफ्रीका क्या हुआ, अफ्रीका महाद्वीप एक तरह का क्षेत्र है। अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंतर्गत अमेरिका के देश शामिल है, यानी उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है। तो इस उत्तरी अमेरिका को हम रीजन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये जो पहला विचार है कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को हम क्षेत्र कह सकते हैं, रीजन कह सकते हैं, तो इसकी पहचान हम किसके साथ में करते हैं, महाद्वीपों के साथ में करते हैं। कुछ क्षेत्रीय संगठन ऐसे हैं जो कि सब कॉन्टिनेंटल है, उप महाद्वीपीय है। सब कॉन्टिनेंटल या उप महाद्वीपीय का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक महाद्वीप के अंतर्गत भी उसके एक विशेष भाग के अंतर्गत, विशेष पार्ट के अंतर्गत जब राज्य मिलकर के आपस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सब कॉन्टिनेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी महाद्वीप को पहले विचार में हमने क्षेत्र के रूप में पहचान की या परिभाषित किया। उस महाद्वीप के भी विशेष क्षेत्रों की पहचान है वो की जा सकती है। उसमें भी उस महाद्वीप को भी अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है और उनके माध्यम से भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्थापित हुए। जैसे आसियान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है उन देशों ने मिलकर के आसियान की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापना की है। तो आसियान किस तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यह सब कॉन्टिनेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो एक कॉन्टिनेंटल के अंतर्गत भी उस कॉन्टिनेंटल को हम कई भागों में विभाजित करके उसके अंतर्गत भी कई तरह के क्षेत्रों की पहचान है वो कर सकते हैं। जैसे सार्क जिसको दक्षेश भी कहा जाता है, यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोगात्मक संगठन है। तो इनमें दक्षिण एशिया के देश है वो शामिल है। तो एशिया के अंतर्गत भी हमने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्र के रूप में पहचान की। तो हम महाद्वीप को भी क्षेत्र के रूप में पहचान कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। महाद्वीप के भी ये अलग अलग भागों को हम क्षेत्र के रूप में रेखांकित कर सकते हैं जब हम रीजन को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रीय संगठन ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा महाद्वीपों के अंतर्गत उनका विस्तार है, एक से ज्यादा महाद्वीपों के राष्ट्र राज्य है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत शामिल है। उदाहरण के लिए अगर हम एपेक को देखें, एपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत 21 देश शामिल है। तो इसका जो विस्तार है वो एशिया के साथ साथ प्रशांत महासागर से लगने वाले महाद्वीपों के अंतर्गत भी इसका विस्तार है। यानी प्रशांत महासागर से लगे हुए जो महाद्वीप है उनमें भी उनके जो देश है वो भी एपेक के अंतर्गत शामिल है और एशिया के देश है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो एपेक किस तरह का क्षेत्रीय संगठन हुआ, एपेक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसी तरीके से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा क्षेत्रीय संगठन है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 के अंतर्गत हुई। इसका विस्तार भी एक से ज्यादा महाद्वीपों के अंतर्गत फैला हुआ है। तो इस विचार के माध्यम से हमने ये देखने का प्रयास किया कि रीजन की एक परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि रीजन की एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है। एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया को हम
रीजन के रूप में पहचान सकते हैं, क्षेत्र के रूप में उसको परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह की जो रीजन की परिभाषा या प्रकृति है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक समानता। जब इकाइयों के मध्य सांस्कृतिक और सामाजिक समानता देखने को मिलती है तो उसको भी हम रीजन के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। जब पड़ोसी राज्यों के बीच में धर्म, भाषा, इतिहास और वैचारिक विश्वास की समानता देखने को मिलती है तो उन पड़ोसी राज्यों का जो समूह है उनको भी हम क्षेत्र या रीजन के रूप में पहचान सकते हैं। तो ये दूसरी तरह का विचार है जो कि क्षेत्र का आधार किसको मानता है, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता को मानता है। जैसे अरब लीग और जो नॉर्डिक परिषद है, नॉर्डिक परिषद की स्थापना 1952 में हुई और इस नॉर्डिक परिषद के अंतर्गत स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देश है वो शामिल है। तो अरब लीग और नॉर्डिक परिषद का जो एक महत्वपूर्ण आधार है वो क्या है, वो है उनकी सांस्कृतिक पहचान। तो इस कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम क्षेत्र की पहचान है वो कर सकते हैं, क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले विचार में तो हमने ये देखा कि एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम क्षेत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और दूसरे विचार के अंतर्गत हमने देखा कि एक क्षेत्र को हम सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। इसी तरह हम यूरोपीय संघ का उदाहरण भी देखें तो यूरोपीय संघ के अंतर्गत भी राष्ट्र राज्यों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक समानता है वो देखने को मिलती है। यहाँ यूरोपीय संघ की जो सदस्यता लेने वाला जो राज्य है उसको सदस्यता के लिए उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना होगा। वो राज्य अगर उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है तो ही यूरोपीय संघ की सदस्यता उसको प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसको यूरोपीय संघ की सदस्यता है वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एक कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज भी देखने को यूरोपीय संघ के अंतर्गत मिलती है। तो इस तरीके से दो तरीके से हम क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं, एक तो ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में और दूसरा राष्ट्र राज्यों के बीच में जो कॉमन सामाजिक उनकी विशेषता होती है, उनकी सांस्कृतिक विशेषता या राजनीतिक विशेषता होती है, उनके आधार पर भी हम क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं। इन दो परिभाषाओं के बावजूद भी एक क्षेत्र की क्षेत्रीय पहचान करना अक्सर मुश्किल और जटिल कार्य है, क्योंकि क्षेत्र की जो प्रकृति और क्षेत्र की जो पहचान है वो मल्टीपल होती है और कई बार ओवरलैप भी कर जाती है, यानी उसकी परिभाषा इस ज्योग्राफिकल एरिया से भी मेल नहीं खाती है और सामाजिक सांस्कृतिक समानता से भी मेल नहीं खाती है। तो उसको हम एक ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके रूप में परिभाषित कर ही नहीं सकते। जैसे अगर हम मैक्सिको का उदाहरण लें तो मैक्सिको हम किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे? मैक्सिको नाफ्टा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, उसके नाते तो हमें उसको उत्तरी अमेरिका का हिस्सा मानना होगा। वह उसकी अगर हम सांस्कृतिक विरासत को देखें तो उसकी औपनिवेशिक सांस्कृतिक विरासत रही है जो कि मध्य अमेरिका के साथ में मेल खाती है, तो उस आधार पर हमें मैक्सिको को मध्य अमेरिका का हिस्सा मानना होगा। भाषा, संस्कृति और स्पेनिश उपनिवेश के इतिहास के आधार पर अगर हम देखें मैक्सिको तो वो लैटिन अमेरिका के हिस्से के रूप में उसको मानना होगा। अगर हम एपेक की सदस्यता के आधार पर मैक्सिको के रीजन को निर्धारित करें तो हमें उसको एशिया प्रशांत का हिस्सा मानना होगा। तो मैक्सिको को हम किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे? उत्तरी अमेरिका में या मध्य अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में या एशिया प्रशांत के अंतर्गत? उपरोक्त दो जो हमने विचारों पर चर्चा की, एक उनका जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक समानता के आधार पर किसी रीजन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पहचान, तो उनके आधार पर अगर हम देखें तो मैक्सिको किसी एक रीजन के अंतर्गत फिट नहीं बैठता। ये सारी की सारी जो बातें करी हमने कि वो नाफ्टा का सदस्य भी है, एपेक का सदस्य भी है, तो नाफ्टा का सदस्य होने के नाते उत्तरी अमेरिका
का क्षेत्र उसको माना जाएगा, एपेक का होने के नाते एशिया प्रशांत का, भाषा और संस्कृति के आधार पर लैटिन अमेरिका का हिस्सा, औपनिवेशिक सांस्कृतिक विरासत के आधार पर उसको मध्य अमेरिका का हिस्सा है वो माना जाएगा। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो मेक्सिको की जो रीजनल आइडेंटिटी है वो मल्टीपल है और आपस में ओवरलैप भी करती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मेक्सिको उत्तरी अमेरिका का भी हिस्सा है, मध्य अमेरिका का भी है और लैटिन अमेरिका का भी है और एशिया प्रशांत का भी हिस्सा है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम रीजन की परिभाषा करते समय रीजन की कोई फिक्स डेफिनेशन है वो नहीं दे पाते, किसी एक विचार के आधार पर क्षेत्र की परिभाषा देना मुश्किल है। एक सदस्य राष्ट्र है वो जब किसी क्षेत्रीय संगठन का सदस्य बनता है तो वो क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाता है और वापस अगर उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाता है तब वो उस रीजन से बाहर भी हो जाता है। तो इस तरीके से रीजन की जो पहचान है वो मल्टीपल है और आपस में ओवरलैप भी करती है। कुल मिलाकर के अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो ये जो रीजन्स की जो पहचान है, रीजन की जो परिभाषा है, उसका आधार क्या है? उसका आधार अंततः राजनीतिक और सामाजिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक रीजन का निर्माण, एक क्षेत्र का निर्माण राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से होता है, यानी राजनीतिक हितों को लेकर के, सामाजिक हितों को लेकर के किसी क्षेत्र का निर्माण होता है। एंडरसन के शब्दों में कहे, थॉमस एंडरसन ने नेशन स्टेट को काल्पनिक समुदाय के रूप में परिभाषित किया। तो एंडरसन के शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्र राज्य की तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये जो रीजन से क्षेत्र है यह भी एक तरह का काल्पनिक समुदाय ही है, इमेजिन्ड कम्युनिटी ही है। अंततः अगर हम देखें तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका यह एक तरह का विचार ही है, इनकी कोई ठोस भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकता है वो नहीं है। तो एंडरसन के शब्दों में अगर हम देखें तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र एक काल्पनिक समुदाय है, उसमें कभी उसकी पहचान जियोग्राफिकल एरिया के रूप में हो सकती है, यानी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हो सकती है, कभी उसकी पहचान राजनीतिक रूप में हो सकती है, कभी उसकी पहचान सामाजिक रूप में हो सकती है, कभी उसकी पहचान सांस्कृतिक रूप में भी हो सकती है। तो यह एक तरह की भावनात्मक इकाई हुई। राष्ट्र राज्य की तरह क्षेत्र भी एक तरह की भावनात्मक इकाई है, जहाँ नेशन स्टेट है वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और जुड़ा हुआ महसूस करने के नाते वो एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं और उसके आधार पर ही रीजनल इंटीग्रेशन की जो अवधारणा है वो आगे बढ़ती है और उस पे ही आधारित है क्षेत्रों की दुनिया की अवधारणा, और क्षेत्रों की दुनिया की अवधारणा और रीजनल इंटीग्रेशन की अवधारणा पर ही टिका हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद का सिद्धांत या अवधारणा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रीजनलिज्म के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म कौन कौन से हैं? अगर हम टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म को भी देखें तो 3 तरह के टाइप ऑफ रीजनलिज्म से वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलते हैं। पहला है आर्थिक क्षेत्रवाद, इकोनॉमिक रीजनलिज्म, दूसरा है सुरक्षा क्षेत्रवाद, सिक्योरिटी रीजनलिज्म, और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्रवाद, पॉलिटिकल रीजनलिज्म। ये 3 तरह के प्रकार है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद के देखने को मिलते हैं। इनका आधार क्या है? इनका आधार ये है कि किसी क्षेत्र में रीजनल इंटीग्रेशन का जो प्रमुख आधार है, जो प्राथमिक आधार है वो क्या है? किसी क्षेत्रीय संगठन की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर के हुई है? अगर किसी क्षेत्रीय संगठन की स्थापना आर्थिक उद्देश्य को लेकर के हुई है तो उसको आर्थिक क्षेत्रवाद, अगर किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सुरक्षा या रक्षा को लेकर के हुई है तो उसको सुरक्षा क्षेत्रवाद, और किसी अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए हुई है तो उसको हम राजनीतिक क्षेत्रवाद के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन ठोस रूप में यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है उसका
प्रमुख मकसद क्या है या एक ही मकसद क्या है, क्योंकि कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं। आर्थिक के साथ में सुरक्षात्मक उद्देश्य भी होता है, राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। तो कई बार ये जो क्षेत्रवाद के जो प्रकार है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम इनको विभाजित करते हैं तो वो भी आपस में ओवरलैप है वो कर जाते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले आर्थिक क्षेत्रवाद को समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक रीजनलिज्म या आर्थिक क्षेत्रवाद क्या है? आर्थिक क्षेत्रवाद का मतलब यह है कि जब एक कॉमन भौगोलिक एरिया के अंतर्गत जब राज्यों के मध्य सहयोग किया जाता है, किसको लेकर के? आर्थिक आधारों को लेकर के सहयोग किया जाता है। जब इस कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत नेशन स्टेट इस आधार पर इकट्ठे होते हैं और आपस में सहयोग करते हैं कि वो सभी मिलकर के अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको कहा जाता है आर्थिक क्षेत्रवाद। अगर हम देखें तो रीजनल इंटीग्रेशन का जो प्राथमिक रूप है या प्रमुख रूप है रीजनलिज्म का, वह आर्थिक क्षेत्रवाद ही है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरता है और 1990 के दशक तक आते आते इसमें एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ ये आता है कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स के अंतर्गत भयंकर मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वृद्धि है वो देखने को मिलती है। और पहले से जो आर्थिक आधारों को लेकर के जो ट्रेड ब्लॉक स्थापित किए गए थे उनको भी मजबूती है वो प्रदान की गई। और इस तरह के फिर क्षेत्रवाद को 1990 के दशक में क्या कहा गया? नया क्षेत्रवाद कहा गया, न्यू रीजनलिज्म भी कहा गया। आर्थिक क्षेत्रवाद के अंतर्गत किस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? ट्रेड ब्लॉक्स की स्थापना को बढ़ावा दिया जाता है, कस्टम यूनियन की स्थापना की जाती है, राष्ट्र राज्यों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं, फ्री ट्रेड एरिया को स्थापित किए जाते हैं जहां पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, एक कॉमन मार्केट स्थापित करने की कोशिश है वो की जाती है। तो इस तरह के कार्यों के माध्यम से एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत राष्ट्र राज्य है वो अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आर्थिक हितों को लेकर के एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड एरिया क्या होते हैं? फ्री ट्रेड एरिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कई सारे राज्य मिलकर के व्यापार के लिए जो टैरिफ होता है या अन्य तरह की जो बाधाएं होती है उन बाधाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। यानी टैरिफ को कम करने पर राष्ट्र राज्यों के मध्य सहमति बन जाती है और फिर उस रीजन के अंतर्गत रहने वाले सभी नेशन स्टेट है उनके ऊपर कम टैरिफ है वो लगाया जाता है, आयात और निर्यात के ऊपर कम शुल्क है वो लिया जाता है। कस्टम यूनियन का मतलब है कि बाकी दुनिया के जो क्षेत्र या राष्ट्र है उनके खिलाफ कॉमन टैरिफ स्थापित कर दिए जाते हैं ताकि उनका जो आयात है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके और आंतरिक टैरिफ है उनका उसको समाप्त कर दिया जाता है। यानी जो शुल्क है प्रशुल्क है उसको कम कर दिया जाता है उस रीजन के अंतर्गत रहने वाले जो राष्ट्र राज्य होते हैं। तो इस पर उनकी सहमति बनती है ताकि उनके मध्य आयात और निर्यात है वो किया जा सके और दूसरे जो क्षेत्र है उनके आयात और निर्यात को वो घटा सके। कॉमन मार्केट का मतलब होता है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की बढ़ावा देना, उच्च स्तर का आर्थिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और कॉमन मार्केट को कभी कभी एकल बाजार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि उस रीजन के अंतर्गत नेशन स्टेट मिलकर के लेबर की मुक्त आवाजाही को सुचारू करते हैं, पूंजी की भी मुक्त आवाजाही होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता और वो राष्ट्र राज्य वो उस स्तर का आर्थिक सहयोग और सामंजस्य भी आपस में करते हैं। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से, सीमा शुल्क संघ के माध्यम से, कॉमन मार्केट के माध्यम से, एकल बाजार के माध्यम से, फ्री ट्रेड एरिया के माध्यम से
आर्थिक क्षेत्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में जो ज्यादातर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि उनके जो कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनमें वृद्धि की जाए, उनके मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय संगठन है वो किस तरह के क्षेत्रीय संगठन है, वो आर्थिक क्षेत्रवाद पर आधारित ही क्षेत्रीय संगठन है। दूसरे तरह का जो रीजनलिज्म है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो है सुरक्षा क्षेत्रवाद, सिक्योरिटी रीजनलिज्म। सिक्योरिटी रीजनलिज्म का अभिप्राय यह है कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्र राज्य है वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उनके जो भी दुश्मन है, उनके जो भी कॉमन दुश्मन है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो दूरस्थ पड़ोसी राज्य हो, तो इस तरह के दोनों ही जो राज्य है उनसे रक्षा के लिए, उनसे सहयोग के लिए इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्थापित किए जाते हैं। और इस तरह के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जिनको लेकर के ये स्थापित किए जाते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि उनका जो कॉमन शत्रु है उनसे रक्षा करना, उनसे शत्रु करना, उस शत्रु से निपटने का प्रयास करना। तो ये शत्रु या दुश्मन कौन हो सकता है, तो हो सकता है कि उनका कोई पड़ोसी राज्य है वो भी दुश्मन हो सकता है, या कोई दूर का राज्य है वो भी दुश्मन हो सकता है। तो इस दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए इस तरह के जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं और नेशन स्टेट आपस में इंटीग्रेशन करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, तो यह क्षेत्रवाद का जो प्रकार है वो सुरक्षा क्षेत्रवाद कहलाता है। इस तरह के सुरक्षा क्षेत्रवाद को या सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कार्ल डायस ने सुरक्षा समुदाय कहा है, सिक्योरिटी कम्युनिटी कहा है। सिक्योरिटी कम्युनिटी किसके लिए प्रयुक्त किया कार्ल डायस ने शब्द, यह शब्द सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया। तो इस तरह के सिक्योरिटी जो कम्युनिटी स्थापित की जाती है उनका भी मकसद क्या, उनका भी मकसद है कि उनका जो कॉमन दुश्मन है उनसे निपटना। तो इसके अंतर्गत दो तरह के रास्तों को अपनाया जाता है सिक्योरिटी रीजनलिज्म के अंतर्गत। पहला रास्ता तो ये होता है कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाते हैं उनका पर्पज तो क्या होता है, उनका उद्देश्य तो होता है कि उनका जो कॉमन दुश्मन है उससे निपटना। लेकिन निपटा कैसे जाए, तो सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। तो सहयोग के माध्यम से शांति व्यवस्था की कोशिश है वो की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह किया जाता है कि आर्थिक मामलों में परस्पर निर्भरता है वो बढ़ाई जाती है। ये कहा जाता है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग होता है तो फिर उन राज्यों के बीच में दुश्मनी है वो भी कम हो जाती है और युद्ध है वो भी कम हो जाते हैं। इस तरह के विचार हैं उदारवाद और नव उदारवादी जो विद्वान हैं उनके चिंतन में पढ़ते हैं। तो इस तरह से आर्थिक मामलों में परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है, एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इस तरह के उदाहरण, तो यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की 1952 में जो स्थापना की गई और 1958 में जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय स्थापित किया गया, बाद में इसने ईयू का रूप ले लिया। तो ये जो दोनों संगठन स्थापित किए गए थे, तो इन दोनों संगठनों के क्या उद्देश्य थे, इन दोनों संगठनों के पीछे की जो प्रेरणा थी वो ये था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो युद्ध चल रहे थे या उनको दुश्मनी थी आपस में, तो उससे निपटा जाए। तो कैसे निपटा जाए, तो एक तरीका ये निकाला गया कि आपस में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। जब आर्थिक क्षेत्र में सहयोग होगा तो अपने आप इस तरह के युद्धों से या संघर्ष से निपटा जा सकता है, यानी उसको टाला जा सकता है। तो इस तरह से शांति व्यवस्था है वो स्थापित हो सकती है। तो पहला रास्ता तो ये अपनाया जाता है सुरक्षा क्षेत्रवाद में, जब किसी तरह का कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाता है तब आर्थिक मामलों में परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, आर्थिक आधार पर एकीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, यानी कुल मिलाकर के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि परस्पर निर्भरता बढ़ सके। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अपनी निर्भरता करे और दूसरा राज्य पहले राज्य के ऊपर अपना निर्भरता करे, तो अपने आप संघर्ष को है वो टाला जा सकता है। क्योंकि जब पारस्परिक निर्भरता होगी तो एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर डिपेंड रहेगा और दूसरा है वो पहले राज्य के ऊपर डिपेंड रहेगा,
तो आपस में संघर्ष की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा जो विचार है, दूसरी जो प्रेरणा है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना की, वो है कि जो उनका कॉमन बाहरी दुश्मन होता है उसके खिलाफ सुरक्षा हासिल करने की इच्छा। यानी जो कॉमन बाहरी दुश्मन होता है उन नेशन स्टेट का, तो उस कॉमन बाहरी दुश्मन से निपटने के लिए, उस कॉमन बाहरी दुश्मन से सुरक्षा और रक्षा हासिल करने से उसको लेकर के वो राज्य प्रेरित होते हैं और इस तरह के सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्थापित करते हैं। जैसे नाटो स्थापित किया गया 1949 के अंतर्गत। तो नाटो का क्या मकसद था? नाटो का ये मकसद था कि साम्यवाद के जो खतरे हैं, साम्यवाद से उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं उनको रोका जाए। तो इस तरह का नाटो का उद्देश्य था। जब आसियान की स्थापना हुई 1967 के अंतर्गत, तो आसियान की स्थापना के अंतर्गत भी इस तरह की प्रेरणा को हम देख सकते हैं कि आसियान की स्थापना के अंतर्गत भी यह प्रेरणा थी कि साम्यवाद के विरुद्ध आपस में सुरक्षा प्रदान की जाए, रक्षा प्रदान की जाए, ताकि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वहां पर साम्यवाद का जो विस्तार हो रखा था उस विस्तार को रोका जा सके। अगर हम यूएनओ के चार्टर को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को देखते हैं, तो उसमें भी रीजनल पीस कीपिंग की बात की गई है, क्षेत्रीय शांति व्यवस्था की बात की गई है। अगर यूएनओ के चार्टर का अध्याय 8 को देखें, अध्याय 8 में भी जो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 52, 53 और 54, ये आर्टिकल अध्याय किसका है? यूएनओ के चार्टर का है। तो इन अध्याय और इन आर्टिकल के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा में भागीदारी को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इनकी वृद्धि के माध्यम से पीस और सिक्योरिटी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राप्त किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये बात हुई कि जो सिक्योरिटी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है या सिक्योरिटी रीजनलिज्म है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उसका प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि जो कॉमन दुश्मन है उनके खतरों से निपटने का प्रयास किया जाना। तो इसी उद्देश्य से एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना की जाती है तो उसको सुरक्षा क्षेत्रवाद कहा जाता है, जिसको कार्ल डायक्स ने सिक्योरिटी कम्युनिटी के रूप में भी संबोधित किया। तीसरा जो प्रकार है क्षेत्रवाद का वो है राजनीतिक क्षेत्रवाद, पॉलिटिकल रीजनलिज्म। पॉलिटिकल रीजनलिज्म का मतलब यह है कि यह ऐसा रीजनलिज्म है जिसमें जो राज्य है वो राज्य क्या करते हैं, वो राज्य उस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कुछ प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से उनके जो कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज है, उनके जो साझा राजनीतिक मूल्य है, उनको मजबूत किया जा सके, उनको संरक्षित किया जा सके, ताकि उन नेशन स्टेट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बढ़े, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इकट्ठा होकर के अपनी शक्तिशाली कूटनीतिक आवाज को अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर रखने में सक्षम हो सके, ताकि वैश्विक राजनीति के अंतर्गत उनका दबदबा है वो स्थापित हो। तो इस तरह से जब किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है तो इस तरह की क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉलिटिकल रीजनलिज्म, राजनीतिक क्षेत्रवाद। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसकी स्थापना 1949 के अंतर्गत की गई थी, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था कि यूरोप के अंतर्गत कॉमन लोकतांत्रिक और कानूनी क्षेत्र बनाने का प्रयास करना, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, कानून के शासन को बढ़ावा देना, कानून के शासन के प्रति दुनिया के अंतर्गत सम्मान को बढ़ावा देना। तो इस तरह के कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर के ही काउंसिल ऑफ यूरोप की 1949 में स्थापना की गई थी। अरब लीग जो 1945 में स्थापित हुई, अरब लीग का भी जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? वो यह है कि जो अरब देश है,
अरब देशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उसकी संप्रभुता को सुनिश्चित करना, उनकी जो राष्ट्रीय एकता है उसको सुनिश्चित करना, उस ज्योग्राफिकल एरिया की जो पहचान है उसको बनाए रखना। तो इस तरह के कॉमन पॉलिटिकल वैल्यूज को लेकर के ही अरब लीग की स्थापना है वो ही। अफ्रीकी एकता संगठन जो कि 1963 में स्थापित हुआ, बाद में इसको बदल करके इसका नाम 2002 में अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। तो इसमें जो अफ्रीका के देश थे उनका भी एक कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, जो ये था कि अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता और जो संप्रभुता है उसको सुरक्षित किया जाए, उनको सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीकी जो देश है वो अपनी कूटनीतिक जो आवाज है उसको बुलंद कर सके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद के ये 3 प्रकार हुए, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के अलग अलग तरह की रीजनल इंटीग्रेशन पर आधारित रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, और इसी आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 प्रकार से क्षेत्रवाद की जो अवधारणा है उसके प्रकारों को रेखांकित किया जाता है। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के कई तरह के उद्देश्य भी हो सकते हैं। कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी होता है जिसका पॉलिटिकल मकसद भी होता है, सिक्योरिटी मकसद भी होता है, इकोनॉमिक मकसद भी होता है, तो उनको फिर एक प्रकार के क्षेत्रवाद के अंतर्गत फिट बैठाना है वो मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि इस तरह के क्षेत्रवाद की जो ये प्रकार हैं ये आपस में ओवरलैप भी करते हैं, आपस में कंट्रोवर्सी भी पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन क्षेत्रवाद के 3 प्रकारों को पहचान सकते हैं, जिनकी हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा की। तो यह व्याख्यान काफी लंबा व्याख्यान हो गया, तो इस व्याख्यान को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्रवाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन कौन से सिद्धांत है। तो यह मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूं जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य सिद्धांतों की पहचान कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रवाद के 3 मुख्य सिद्धांत है। पहला फेडरलिज्म संघवाद, दूसरा फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, और तीसरा नव प्रकार्यवाद न्यू फंक्शनलिज्म। तीनों सिद्धांत है वो रीजनलिज्म के ही सिद्धांत है, जो ये बताते हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है, समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है, सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह की बातें ये किस तरीके से करते हैं, इसको हम नेक्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो इस व्याख्यान में हमने क्या देखा? इस व्याख्यान में हमने क्षेत्रवाद के अर्थ, परिभाषा, उसका उदय किस तरीके से हुआ, क्षेत्रवाद में क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है और किस तरीके से हम क्षेत्र शब्द को परिभाषित कर सकते हैं, और क्षेत्रवाद के कौन कौन से प्रकार हैं। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा और आपकी तैयारी के अंतर्गत यह व्याख्यान आपको काफी मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ में धन्यवाद।